माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें कोई भी बुक या किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें उस चैप्टर का जो भी चैप्टर का नाम होता है हमें पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी हमें पता चलेगा कि हम चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमको पता होता है कि जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है सबको फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं, वैसे ही जैसे ही ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिंथेसाइज होते हैं वो खुद का खुद ही बनाते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस को ज़रूरत होती है खुद का फूड बनाने की। बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड खुद ही बना लेते हैं, उनका फूड बना हुआ होता है। बट एनिमल्स और ह्यूमंस को एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। लाइक हमें अगर कुछ खाना है या कुछ बनाना है तो हमको थोड़ी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उसको बनाने के लिए या फिर खाने के लिए। जैसे एनिमल्स अपना खाना खुद ढूंढते हैं, वैसे ह्यूमंस का भी कुछ अलग रहता है, जैसे बाज़ार से लाना या फिर बनाना, जो भी होता है वैसे बनाते हैं। वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? सबसे पहली बात तो ये कि हम फूड खाते ही क्यों हैं। तो जैसे कि हमको पहले से पता है कि फूड जो होता है वो हमको एनर्जी देता है। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants, animal or both. जैसे कि हमको पता है कि हम अगर कुछ खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जो एनर्जी हमको मिलती है वो हमारे ऑर्गेनिजम्स को मिलती है, जो कि किस चीज़ के यूज़ में आती है, जो हमारा डाइजेशन रहता है, रेस्पिरेशन रहता है, एक्रीगेशन रहता है, उसके अंदर आती है। हमको फूड दो तरह से मिल सकता है, या तो एनिमल से मिल सकता है या फिर प्लांट से मिल सकता है। अब आगे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। अब जैसे कि अगर कोई एक ह्यूमन है तो वो थोड़ा कम फूड खाएगा, दो ह्यूमन है तो एक से थोड़ा ज़्यादा खाएगा। बट अगर हमको एज अ लार्ज पॉपुलेशन के लिए अगर हमको फूड चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? तो उसके लिए हमको क्या होता है, एक रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, एक प्रॉपर उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हमारे कोल्ड स्टोर होते हैं वैसे हमको उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होता है, और वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका हमें वैसे ही करना होता है कि हर ह्यूमन के पास जो फूड है वो ठीक से पहुंच जाए। जैसे कि ऐसा होता है कि कोई भी अगर कुछ भी फसल उगती है तो उसको हम कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रखते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे हम उसको एक जगह पे ढेर सारी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, फिर उस चीज़ को हम ठीक से प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, जो कि कोल्ड स्टोर में मैनेज होता ही है, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अलग अलग जगह से वेंडर्स आते हैं, वो उस फूड को लेते हैं और अलग अलग प्लेसेस पर जाकर उसको सेल करते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। अब जो हमारा सॉरी 1.1 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब जो हमारे चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। When plants of the same kind are cultivated at one place on large scale is called crop। जो हमारे खेत होते हैं, जब एक तरह के सारे प्लांट्स आप एक जगह पर लगा देते हैं और जिससे हमको फसल, हम उसको हिंदी में कहते हैं, और हमें उससे कुछ फूड मिलता है, तो हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वीट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड दैट आर ऑफ वीट। जैसे कि गेहूँ होता है, अगर हमने गेहूँ का प्लांट लगाया तो हमको जितनी भी एरिया है उस ज़मीन का, हमको सारे के सारे प्लांट्स हमको गेहूँ के ही लगाना होंगे वहाँ पर। You already know crops of the different type like cereal, vegetable and fruit. This can be classified on the basis of season in which they grow। अब हमको ये भी पता है कि जो सीरियल, वेजिटेबल और फ्रूट होते हैं वो सीजनल होते हैं। अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के फ्रूट, अनाज और हमारी सब्जियां उगती हैं। इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है जहाँ पर climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। जैसे कि इंडिया हमारा बहुत लार्ज कंट्री है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वेरी करती हैं, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल।
तो ऐसा होता है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वो काफ़ी ठंडा है, तो वहाँ पर कुछ और तरह की हमारे क्रॉप्स होते हैं। वैसे ही जो ह्यूमिड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर कुछ और तरह के क्रॉप्स होते हैं। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पर कुछ और तरह के क्रॉप्स होते हैं। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लोकेशन, और जो हमारा टेम्परेचर और क्लाइमेटिक लोकेशन क्लाइमेटिक जो चीज़ें हैं उस वजह से हमारा जो क्रॉप है वो वेरी करता है। Accordingly, there is a rich variety of crop grow in a different part of the country. हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि अलग अलग तरह पर बहुत तरह तरह के क्रॉप्स उगते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। Despite this diversity, two both cropping pattern can be classified are this. एक हमारा फर्स्ट होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ, the crop which are sown in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, soyabean, groundnut, cotton and kharif crop. अब जो हमारी जितनी भी फसल जो हमारी रेनी सीज़न में हम लोग उगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और वो फसल कौन कौन सी होती है? पैडी, मैज, सोयाबीन, कॉटन एंड ग्राउंडनट। ये हमारी ये वाले हम सारी क्रॉप्स बारिश के सीज़न में हम ये वाली उगाते हैं। अब हमारी दूसरी है रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन। जो क्रॉप हमारी विंटर सीजन में उगती है आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंस्ट। ये हमारी कौन सी हो गई? रबी क्रॉप्स। जो हमारी ठंड में उगती हैं उसको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं, जो हमारी बारिश में उगती हैं हम उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। बिसाइड दिस, पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एंड मैनी प्लेसेस। वैसे ही जो पल्सेस होती हैं हमारी दाल, अनाज और जो वेजिटेबल होते हैं वो गर्मियों में उगते हैं बहुत जगह पर। टॉपिक 1.2 बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmer over a period of time. जो हमारी कल्टीवेशन होती है, जो हमारी पूरे प्रोसेस होता है एक अनाज को उगाने का, उसकी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे फार्मर्स करते हैं। उनको टाइम टू टाइम उसमें पानी देना होता है, फर्टिलाइज़र्स देना होते हैं जिसको हम हिंदी में खाद कहते हैं, वो देना होता है। तो ये अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ वो लोग सेवरल टाइम में फार्मर्स करते रहते हैं। You may find this is the activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. ये वैसे ही है जैसे आप एक जो हमारा गार्डनर होता है जो प्लांट की देखभाल करता रहता है कि उसको कब पानी चाहिए, कब उसको खाद चाहिए, कब उसे कितनी धूप की ज़रूरत है, कब उसे कितनी गर्मी की ज़रूरत है। वैसे ही जैसे आप अपने घर में कोई प्लांट उगाते हो तो आप उसकी किस तरह से केयर करते हो। आप सुबह पानी देते हो, शाम में पानी देते हो, आप ये चेक करते हो कि उसमें कीड़े तो नहीं हैं, या फिर उसकी जो सॉइल है वो किस तरह की है। आप सॉइल कीड़ों से, इंसेक्ट से उसको बचाने के लिए आप सॉइल्स में फर्टिलाइजर्स डालते हो। इस तरह की जो प्रोसेस होता है जो हम एक प्लांट को अच्छा प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ये सिमिलर प्रोसेस हम प्रोडक्शन में भी करते हैं। किसके? क्रॉप प्रोडक्शन में। दिस एक्टिविटीज़ आर टास्क आर रेफर्ड टू अ कल्चरल प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड अबव। पहले तो हमारे जो एग्रीकल्चर होता है उसके प्रैक्टिस में ये हमारे कितने पॉइंट्स हैं? 7 स्टेजेस जो होती हैं हमको इसको फॉलो करना होता है। पहले तो प्रिपरेशन करना होती है सॉइल की, फिर स्विंग करना होता है, फिर एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। फर्स्ट हमारी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and lose it. आपने बहुत बार देखा होगा कुछ खेतों में कि जो हमारी एक खेत होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले जो फार्मर होता है वो उसकी सिंचाई करता है। तो हमारी जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सी हो जाती है, मतलब पूरी ऊपर आ जाती है, लूज़ हो जाती है, लूज़ होती है हमारी मिट्टी। तो हमारे फर्स्ट प्रोसेस है क्या करना? सॉइल को हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम जिस तरह का भी क्रॉप लगाएं तो हमारी पहले सॉइल क्या होना चाहिए? लूज़ होना चाहिए।
This allows the roots to penetrate deep in the soil. The soil loose allow the root to breathe easily even when they go deep in the soil. Why does the losing of soil allow the roots to breathe easily? और हम क्यों कर रहे हैं ये सब, हम लूज़ क्यों कर रहे हैं सॉइल को? हम लूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी भी तरह का रूट जब सॉइल में लगाएं, वो चाहे कितना भी नीचे हो, पर उसको रूट जो हम लगा रहे हैं उसको ब्रेथ मिलती है, सांस लेता रहे वो। अगर वो सांस नहीं लेगा तो वो वहीं क्या होगा, वहीं पर ही उसे कीड़े लग जाएंगे और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। The loose soil help in the growth of earthworm while microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and lose the soil and add humus to it. But but why the soil need to be turned loose? जो हमारे अर्थवर्म और माइक्रोबीज होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो हमें हमें काफ़ी हेल्प करते हैं हमारी सॉइल को लूज़ करने में। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लूज़ ही क्यों कर रहे हैं सॉइल को। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। In addition, dead plants and animals get disposed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. आपको पता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर मिनरल्स, वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। साथ ही जो हमारे डेड प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिजम्स में। तो इससे क्या होता है, इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इन द सॉइल। फिर उससे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे जो डेड प्लांट है या फिर जो डेड एनिमल्स हैं और जो हमारे ऑलरेडी जो मिनरल्स प्रेजेंट है हमारी सॉइल में, उससे क्या होता है हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट। अब जब हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे, जब हम उसके अंदर एक बीज लगाएंगे तो वो बीज क्या करेगा, उस सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब ले लेगा। Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant animal, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top of that plant can use this nutrient. अब क्या होता है, सिंस कुछ ही सेंटीमीटर के अंदर जो हमारी टॉप लेयर होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को, जो हमारी लूजिंग हमने करी है सॉइल की वो कुछ ही लेयर्स तक वो उसको क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। टर्निंग द लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन क्रॉप्स। जो हमारी टर्निंग है, हमारी जो हम लोग जो सॉइल को लूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा एक स्टेप है कल्टिवेशन क्रॉप में। दिस प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग एंड प्लॉगिंग। जो हमारी प्रोसेस होती है जो हम लूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टीलिंग और प्लॉगिंग। आप टीलिंग भी बोल सकते हैं और प्लॉगिंग भी बोल सकते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लॉग। प्लॉग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जो भी किसान होते हैं वो जब उनका एक ट्रैक्टर होता है उसके पीछे एक लोहे का बहुत एक लगा होता है जिससे जब ट्रैक चलता है तो वो पीछे से मिट्टी सब वो ऐसा खोदता हुआ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉग। उसको हम बोलते हैं प्लॉग। प्लॉग आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लॉग जो होता है हमारा वो वुड का भी हो सकता है और वो आयरन का भी हो सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉगिंग। अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो अगर हमें सिंचाई करनी है टील करना है, टीलिंग और प्लॉगिंग हम बोलते हैं, तो हमको उससे पहले उस पर थोड़ा सा वाटर डालना होगा जिससे हमारी जो सॉइल है वो थोड़ी मॉइस्चर हो जाए। The plowed field may have big clumps of soil called clumps. It is necessary to break these clumps. Leveling in the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. अब हमारी जो सॉइल होती है जब हम उसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे तो वो थोड़ी मॉइस्चर हो जाएगी, और जब हम उसको किसी भी तरह से हम उसकी प्लॉगिंग करेंगे तो वो प्रॉपरली वो ठीक से प्लॉग हो जाएगी। बट जब हमारी ड्राई सॉइल रहती है तो अगर हम उसकी प्लॉगिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, क्लम्प्स बन जाते हैं, और जो बिग क्लम्प्स होते हैं उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी इरिगेशन प्रोसेस में। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर प्लॉग होगा ना
तो हम जो भी रूट लगाएंगे, हम जो भी रूट गाड़ेंगे हमारी कल्टीवेशन के लिए, तो वो प्रॉपर जो हमारा रूट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा उसमें। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको प्लॉगिंग मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर ही होना चाहिए जिस पर हम प्लॉगिंग करें। Sometimes manure is added to soil before tilling. This help in proper mixing of manure with soil. The soil is moisture before sowing. हाँ, सो मैंने जैसे बताया कि हमारी जो सॉइल रहती है उसको मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम मॉइस्चर किस चीज़ से करते हैं? मैन्यूअर से करते हैं। जो हमारा मैन्यूअर होता है उससे हमें क्या होता है कि हमारी जो सॉइल रहती है उसकी टीलिंग में बहुत ज़्यादा हमको हेल्प मिलती है, जिससे हमारी सॉइल बहुत मॉइस्चर हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लकड़ी का वुड का प्लॉग बना हुआ है। Agriculture implements. Before sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tool is used for purpose of the ploughing, hoeing and cultivator. जो हमारा प्लग है वो हमारा कल्टीवेशन में यूज़ होता है और हमारे क्लम्स को भी तोड़ता है। Plug. This is being used since ancient times of tilling the soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds, and turning the soil. This is made of wood and it is drawn by a pair of bulbs or other animals. सो पहले क्या होता था, जो हमारा प्लग होता था तो दो बैल होते थे, उनके दो बैलों को दो बैलों के पीछे लगाया जाता था हमारा प्लग। तो जिससे क्या होता था कि जो हमारी सॉइल है वो काफ़ी अच्छी टर्न होती थी, टीलिंग होती थी हमारी सॉइल की। फिर क्या होता है कि टीलिंग हो गई सॉइल की, फिर उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं क्रॉप के लिए, और जो हमारे वीड्स होते हैं जो हमारे डेड प्लांट्स और जो थोड़े बड़े इंसेक्ट्स होते हैं ना, हम उसको वीड्स कहते हैं, तो उनको भी हटाने के काम में आता है ये। पहले क्या होता था, अभी तो हमारे बुल्स, पेयर ऑफ बुल्स आपने देखे होंगे, बट अदर एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता था पहले, जैसे हॉर्स एंड कैमल्स। इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर एरिया आयरन स्ट्रिप called plug shaper. The main part of the plug is a long loop of wood which is called a plug shaft. जो हमारा प्लॉग होता है उसका जो पीछे वो कैसे बना होता है, उसके अंदर एक वुड लगी होती है और हमारा जो आयरन स्ट्रिप होता है हमारा, तो आयरन स्ट्रिप वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लॉग शेयर। और जो हमारा वुड होता है, वुड वाला जो पार्ट होता है, लॉन्ग लॉन्ग लूप ऑफ वुड, हम उसको क्या बोलते हैं? प्लॉग शेफ्ट। There is a handle at the one end of the shaft. The other end is attached to a beam, which is placed on the bull's neck. तो जो हमारा वुड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है कि वुड वाला जो हमारा पार्ट है जिसको हम शेफ्ट बोलते हैं, वो हमारा जो बुल्स होते हैं, हमारे जो बैल होती है उसके नेक पर रखा होता है, जिसकी वजह से जब वो बुल आगे चलेगा तो हमारी सिंचाई उससे ज़्यादा अच्छी होगी। There is a handle at one of the shaft. The other end is attached to a beam which is placed on the bulb neck. तो मैं बता चुकी हूँ आपको। One pair of bulls and a man can easily operate the plough. एक पैर जो होती है हमारी बुल की, वो मैन इजीली क्या कर सकता है? उससे ऑपरेट कर सकता है। अब मतलब कि जो हमारे वन पैर मीन्स मतलब दो बुल जो हैं, तो एक ह्यूमन उन दो बुल्स का जो प्लगिंग है उसको मेंटेन कर सकता है। The indigenous wooden plug is increasingly being replaced by iron plug nowadays. पहले क्या होता था, सिर्फ वुड का ही प्लग होता था, बट अब उसको रिप्लेस कर कर आयरन के प्लग आने लगे। Hoy, it is simple tool which is used for removing weed and for losing the soil. जो हमारा हुई रहता है ये भी हमारा सेम वही काम करता है जो हमारा प्लग करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रूट और वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बैंड प्लेटेड ऑफ आयरन फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा वुड है, ये वाला जो डायग्राम दे रखा है। वर्क लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। जो हमारा हुई रहता है ये हमारा क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, रिमूविंग वीड्स, हम इनको वीड्स रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हुई।
और फॉर लूजनिंग सॉइल के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का दिखता है। Cultivators. Nowadays, plugging is done by tractor-driven cultivators. The use for cultivars save labor and time. पहले क्या होता था कि अगर जब हम बुल से प्लगिंग करते थे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता था और बहुत स्लोली होती थी चीज़ें, और इतनी ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, हमारे प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ता था। अगर एक चीज़ करने के लिए हमें एक दिन लग रहा है, तो वही अब हमारा ट्रैक्टर क्या करता है, उस टाइम को उसने रिड्यूस कर दिया, और रिड्यूस करने के बाद जो चीज़ हमारी एक दिन में होती थी वो अब हमारी 2 घंटे में हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रैक्टर। तो और लेबर भी हमें बहुत चाहिए होते थे पहले, क्योंकि 2 बुल को कंट्रोल करने के लिए एक लेबर तो चाहिए ही। तो और हमें 2 बुल्स चाहिए थे, और फिर ऐसा होता था कि जो बुल्स होते थे तो वो भी उनको भी काफ़ी मेहनत एफर्ट्स लगाने होते थे, तो एनिमल क्रूरिटी में आ जाती थी वो चीज़ें। बट उन सब चीज़ों को अब रिमूव कर कर अब क्या हुआ है, ट्रैक ड्रिवन कल्टीवेशन शुरू हो चुका है, जिससे हमारा क्या हो रहा है, टाइम भी सेव हो रहा है और हमारा लेबर भी सेव हो रहा है, और हम एनिमल को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा वीडियो का होगा पार्ट 2, उसके अंदर मैं आपको स्विंग सिखाऊंगी। अगर मैं अभी ही सब बता दूंगी तो हमारी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं उस जो पार्ट 2 होगा जो पार्ट 2 होगा मैं उसकी वीडियो की लिंक आपको नीचे दे दूँगी। सो प्लीज़ प्लीज़ आप जाकर उसको भी एक बार देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।